नमस्कार दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन, कितनी बड़ी है अखंड भारत के मैप की बाउंड्रीज और अखंड भारत कैसे है संभव। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इन दिनों अखंड भारत का मुद्दा बड़ा ही जोर पकड़े हुए है। हुआ यूं कि 28 मई 2023 को अपने देश भारत में संसद भवन की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ तो इस बिल्डिंग में दिखाई दिया ये वाला आर्ट मैप। इस मैप के इंटरनेशनली रिएक्शंस भी देखने को मिले। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लगता है कि इस आर्ट मैप में वो अखंड भारत है जिसका सपना भारत देश का हर एक नागरिक देख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा रियासतें मिलाकर आज के भारत का निर्माण किया था। लेकिन अखंड भारत के मैप की बाउंड्रीज को देखा जाए तो आज के भारत से काफी बड़ी है। आप लोगों में से कुछ लोगों का मानना है कि 1947 पार्टीशन से पहले का भारत यानी भारत, पाक और बांग्लादेश की पूरी जमीन एक हो जाए तो अखंड भारत बन जाएगा। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना भी है कि अफगानिस्तान से लेकर इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, म्यांमार और तिब्बत भी अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ईरान से लेकर थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया तक की पूरी जमीन अखंड भारत का हिस्सा है। अगर हमें अखंड भारत का इतिहास जानना है तो हमें लगभग आज से 75 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का एक ट्रायल हुआ था, जिसमें 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी वाले दिन जब नाथूराम गोडसे अपने सेल से बाहर निकले तो जोर से चिल्लाए अखंड भारत, और नारायण आप्टे ने जवाब दिया अमर रहे। ये दोनों शब्द इनकी फांसी से जस्ट पहले के इनके आखिरी शब्द थे। उस समय गांधी जी की हत्या के आरोप में 7 लोग अरेस्ट हुए थे। उनमें से एक थे विनायक दामोदर सावरकर। हालांकि यहाँ सावरकर को कन्विक्ट नहीं किया गया था। साल 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के हेड थे। अहमदाबाद में हिंदू महासभा का 19वां सत्र चल रहा था। सावरकर ने इस सत्र में कहा है कि अखंड भारत कश्मीर से लेकर रामेश्वरम और सिंध से लेकर असम तक है। सावरकर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडस नदी से समुद्र तक रहता है और हिमालय के नीचे रहता है तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की पवित्र जमीन पर रह रहा है। सावरकर ने कहा था कि भारत की ये भूमि केवल और केवल मातृभूमि या पितृभूमि नहीं है, ये भूमि सावरकर के लिए पुण्य भूमि है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि सावरकर के दिमाग में अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी थी। जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस समय आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था और 1949 में आरएसएस से बैन हटा भी दिया गया था। उस समय आरएसएस के चीफ MS गोलवालकर थे। उनका कहना था कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से कोई भी खुश नहीं है और हमें इंडिया पाकिस्तान को दोबारा जोड़ना चाहिए। गोलवालकर ने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में कहा है कि हिंदुओं के साम्राज्य में भारत के साथ अफगानिस्तान जैसे हिस्से भी आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान वास्तविक हिसाब से आर्यन होता था। उस समय के ईरान के राजा शाह पहलवी ने कहा कि उस समय इस्लाम की जगह आर्यन वैल्यूज को ज्यादा मानते थे। और जो पारसियों की होली स्क्रिप्चर्स है जैंट द वेस्टा, जो मोस्टली अथर्ववेद से आती है, 1953 में भारतीय जनसंघ ने कहा है कि अखंड भारत के लिए वो कोशिश करना चाहती है। और ये बात तब की है जब भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि अगर हम आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार देंगे तो ये बात अखंड भारत के खिलाफ होगी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान काम नहीं कर सकते। 1965 में भारतीय जनसंघ ने एक रिजोल्यूशन पास किया और कहा कि इंडिया का ट्रेडिशन किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और मुस्लिम अखंड भारत में इंटीग्रेट तब हो पाएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा से मिलन हो जाएगा। आरएसएस के पब्लिशर सुरुचि प्रकाशन दिल्ली ने एक पुण्य भूमि का मैप जारी किया। उसमें अफगानिस्तान को उपज्ञातन, म्यांमार को ब्रह्मदेश, तिब्बत को त्रिवेस्टम और बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर, अरब सागर को सिंधु सागर और हिंद महासागर को हिंदू महासागर बताया। आरएसएस आज भी 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस को अखंड भारत का संकल्प दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है, क्योंकि आरएसएस चाहती है कि अखंड भारत का आइडिया हर इंडियन के दिमाग में रहे। अब यहाँ एक सवाल है कि क्या सावरकर के लिए ये अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी थी? आरएसएस के पुराने लीडर्स मानते हैं कि अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी है, यानी अखंड भारत वो एक देश बनेगा जिसकी आर्मी एक होगी, जिसका संविधान एक होगा और उसका पार्लियामेंट भी एक होगा। लेकिन आज के समय के आरएसएस लीडर्स चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि एक देश बने बल्कि एक कल्चरल रीजन बने। परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते। हम मातृभूमि हम नहीं बदल सकते। लेकिन इसके पीछे ये है कि अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी बनना नामुमकिन है, इसलिए आज के अखंड भारत की मांग जस्टिफाइड है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे इतिहास में अखंड भारत कभी था या नहीं?
जब पार्लियामेंट में इस आर्ट मैप को जारी किया तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसकी आलोचना भी की थी। The mural in question depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted and propagated. और उन्होंने ये कहा कि ये मैप का मतलब अखंड भारत नहीं है, ये मौर्य काल का मैप है जो कि सम्राट अशोक के समय काल का है। तो क्या हम इस आर्ट मैप से ऐसा समझ सकते हैं कि ये अखंड भारत सम्राट अशोक के समय की एक रियलिटी थी? इस मैप को देखिए, ये मैप 250 BC का है। हालांकि उस समय ऐसे कोई मैप तो पब्लिश नहीं हुआ करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट किसी राजा का राज्य कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए ऐसा काल्पनिक मैप जारी करते थे। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली उस एरियाज की खुदाई में मिले सिक्कों को देखकर पता लगाते थे कि उस जमीन पर किसकी ऑथोरिटी होती थी। मोस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सिक्कों को देखकर कहा है कि नॉर्थ इंडिया में कल्चरल सिमिलर थे और जो पत्थरों पर शिलालेख थे वो कर्नाटक और अफगानिस्तान के कंधार में सिमिलर रूप से देखने को मिले थे। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्य काल कितने बड़े विस्तार से फैला हुआ था। लेकिन जब मौर्य काल इतना बड़ा था तो इंडिया के केरल और तमिलनाडु सम्राट अशोक के काल में उनके अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं थे? केरल और तमिलनाडु उस समय चोल, पांड्या और चेरा वंश के अधिकार में थे। इसके अलावा भी कई नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट भी मौर्य काल में नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अखंड भारत का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अभी के मैप में तो ये इंडिया का ही हिस्सा है। लेकिन एक ऐसे काल से आज के अखंड भारत का मैप देखें तो कंप्लीटली तो नहीं, पर उसे मिलता जुलता जरूर है, और वो है औरंगजेब का मुगल काल। उस समय काबुल से गुवाहाटी और श्रीनगर से मैसूर तक की सारी जमीन मुगल काल के अंडर ही थी। लेकिन इसके बावजूद भी अखंड भारत के सारे हिस्से औरंगजेब के अंडर में नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब के मुगल काल के समय महाराष्ट्र के मराठा, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के वाडियार्स जो औरंगजेब से भी अलग राज करते थे। कई इतिहासकारों ने दावा किया है कि भूटान, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत या फिर श्रीलंका कभी भी किसी भी अखंड भारत के हिस्से में नहीं थे। लेकिन जो कुछ लोग दावा करते हैं कि ये अखंड भारत का हिस्सा थे, तो मेरा मानना यह है कि जब ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी थी नहीं, यानी इनका कोई इतिहास ही नहीं है, तो अखंड भारत का हिस्सा हुए कैसे? शायद इसीलिए ही आरएसएस के लीडर्स भी कहते हैं कि अखंड भारत का कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, ये तो एक कल्चरल एंटिटी है। As an RSS member, I also hold on to that view, but that does not mean we wage war on any country, we annex any country. It doesn't mean. 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अखंड भारत के लिए किसी कंट्री के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि इन सभी कंट्रीज को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से जोड़ना चाहते हैं। और जब सारे एक साथ जुड़ जाएंगे तो इस रीजन को अखंड भारत की बजाय सांस्कृतिक भारत नाम से जाना जाएगा। कई बार जब आरएसएस के लीडर से पूछा जाता है कि भारत सांस्कृतिक भारत बनेगा कैसे, क्या सांस्कृतिक भारत बनाने के लिए इंडिया सभी देशों से जंग लड़ेगा? हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है, हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो एक सांस्कृतिक एंटिटी की ही बात कर रहे हैं। अब अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो भारत को सांस्कृतिक एंटिटी बनाना भी नामुमकिन है, क्योंकि अभी हाल ही का एक इंटरनेशनली केस देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन का। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट यूक्रेनियन स्टेट बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल रीजन है, जो कि यूक्रेन एक अखंड रशिया का ही भाग है। जब अखंड रशिया बनाने की कोशिश की गई तो आज आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। सेम ऐसा ही चाइना भी अखंड चाइना बनाना चाहता है, यानी ताइवान, साउथ चाइना आइसलैंड या फिर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को अपने अखंड चाइना में मिलाना चाहता है। आरएसएस का भी वही सपना है कि खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, यानी इतिहास दोहराना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने में कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ही अपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस के लीडर्स कहते हैं कि हमें जंग नहीं लड़नी है। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। और जब जंग नहीं लड़ेंगे तो खोई हुई जमीन वापस कैसे पाएंगे? और अगर इंडिया जंग लड़ने बैठ भी गया तो अभी रशिया और यूक्रेन की भी जंग पर इंडिया ने कहा है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंस कंट्री है जिसके खिलाफ रशिया नहीं जा सकता। तो सोचिए जरा, इंडिया अगर रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है तो अखंड भारत बनाना चाहे तो किसी देश को इंडिपेंडेंसी के खिलाफ कैसे जाएगा? यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम अपने देश की अलग देशों की तरह बॉर्डर्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। मोदी ने 2018 में भी कहा था कि इंडिया डज नॉट सी द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ स्ट्रेटेजी और एज अ क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स।
nor as a grouping that seeks to dominate. कई बार पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर पर ऐसी हरकतें करता है तो बड़े बड़े देश इंडिया की इसी बात को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की कई लड़ाइयां हुई लेकिन इंडिया ने किसी इंडिपेंडेंट कंट्री की कोई जमीन नहीं छीनी। हाँ, अपनी जमीन को डिफेंड जरूर किया है। यहाँ तक कि यूएस भी इंडिया की इस बात की सराहना करता है। जब इंडिया अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएगा तो इस हिसाब से तो अखंड भारत बनना इम्प्रैक्टिकली है। एक और दूसरा कारण यह भी है कि अगर इंडिया अखंड भारत बनाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्वक तरीके से तो संभव ही नहीं है। इसके लिए तो जंग ही होगी, और जब जंग होगी तो ये बड़ी घातक साबित होगी, क्योंकि दो न्यूक्लियर आर्मड फोर्स में जंग हुई तो इसका अंजाम आप जानते ही है। वैसे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने कई बार एग्रीमेंट भी किए हैं, जैसे कि लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें दोनों ने आपस में इस बात को लेकर वादा किया है कि कभी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब यहाँ आप कहोगे कि 1999 में मोदी प्रधानमंत्री थोड़ी थे जो एग्रीमेंट किया था, लेकिन मोदी ने भी न्यूक्लियर को लेकर ऐसी ही बात कही है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि अगर इंडिया अखंड भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्वक तरीके से बना लेवे तो चलिए मान लेते हैं, बनाने की ऐसी कोशिश करें, लेकिन कई आरएसएस लीडर और पॉलिटिशियन मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर बहुत चिंतित है। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे। अगर अखंड भारत जियोपॉलिटिकल एंटिटी है तो इंडिया की पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा, तो फिर ये तो आरएसएस के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है। फिर अखंड भारत बनेगा कैसे? ओवरऑल देखा जाए तो अखंड भारत का जो जियोपॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट है वो तो पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल है। और बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स भी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए अगर उनसे कोई अखंड भारत के बारे में सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि हम जियोपॉलिटिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कल्चरल एंटिटी की बात करते हैं। यहाँ आप सोचोगे कि जब अखंड भारत बन ही नहीं सकता तो इंडियन पॉलिटिशियन अखंड भारत की बात करते ही क्यों हैं? इसके पीछे बस एक ही कारण हो सकता है, और वो है राजनीति। अखंड भारत एक प्रैक्टिकल रियलिटी तो नहीं है, पर इसे एक सपना जरूर कह सकते हैं। यहाँ एक बार पॉलिटिक्स को भूल जाते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि अगर किसी आइडिया को बेचना है और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है इमेजिन, यानी कल्पना। अखंड भारत जैसे आइडिया मैन्युफैक्चरर तो नहीं किए जा सकते, लेकिन पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह के विजन्स जरूर रख सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक टाइप का पॉलिटिकल विजन है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक के सामने अपनी विचारधारा के रूप में पेश करती है। मेरे कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि इसे आजकल भारत में यूज किया जा रहा है, और न ही मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बल्कि इंडिया ही नहीं दुनिया के हर एक देश की अलग अलग पार्टीज भी ऐसे ही सपने दिखाकर अपनी विचारधारा को पेश करती है। अखंड भारत सुनने में तो ये बड़ा ही अनरियल लगता है, बल्कि ऐसा अखंड भारत संभव ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अखंड भारत का सपोर्ट करता हूँ। हालांकि मैं आज यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर देखकर भी हैरान हूँ। अगर ऐसा ही अखंड भारत का निर्माण हो जाए तो इतने सारे देश आपस में यूनाइटेड रहेंगे एक देश की तरह, और इन सब में भारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को भी मिलेगा। हर देश आत्मनिर्भर होने की नहीं सोचेगा, हर देश जिसमें अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करेगा। इन सारे देशों में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं, कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं। इसके अलावा इन देशों के बीच दुश्मनी नहीं होगी तो मिलिट्री की जरूरत भी नहीं रहेगी। जिसका पैसा बचेगा वो देश के अदर डेवलपमेंट में काम आएगा। बड़ी बात तो यह है कि अगर ऐसा अखंड भारत बना तो आपस में कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने दिल्ली से लाहौर और लाहौर से इंडोनेशिया बिना वीजा और पासपोर्ट्स के आ जा सकोगे। तो देखा जाए तो अखंड भारत के फायदे तो बड़े ही अच्छे हैं। वैसे आपकी नजर में हम सब इंडियंस मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।